और एक चीज़ मुझे अब 100% गारंटी हो चुकी है कि जो डिवाइन फ्रैगमेंट मेरे अंदर है वही डिवाइन फ्रैगमेंट उस बच्चे के अंदर में भी है। तो अगर मैं उसको गाइड नहीं कर पाता हूँ तो भी उसके अंदर का भगवान उसको गाइड करेगा, बशर्ते मैं अवेलेबल हूँ उसके साथ में जब तक हेल्प चाहिए उसको। अगर आप शांत हैं तो दोनों ही चीज़ें काम करती हैं, हेल्प करती हैं, और अगर आप अशांत हैं तो फिर पोलाइट होना बहुत हेल्प नहीं कर पाएगा। नमस्ते दोस्तों, हमारे साथ हैं अनिला पंडित जी, दिल्ली से आई हैं। अनिला जी पहले एक स्कूल में टीचर थी और काफ़ी टाइम से ज़ेनोगा की स्टूडेंट भी हैं, और अभी रिसेंटली हमारे साथ कुछ दिन स्पेंड करने के लिए लखीमपुर हमारे ज़ेनोगा स्टूडियो में आई हैं, और इनके साथ हम कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर, जैसे स्पिरिचुअल माइंड सेट होता है, क्योंकि वो एक स्टेट ऑफ माइंड है स्पिरिचुअल इंसान जो है, और वो माइंड जो हु इज़ क्रेविंग फॉर पावर, या फिर हम बोलेंगे कि जिसको हम प्रैक्टिकल, सो कॉल्ड प्रैक्टिकल माइंड बोलते हैं, क्या वो अलग होते हैं? क्योंकि उनका अप्रोच करने का तरीका, जैसे हम ज़ेन योगा में ही पढ़ते हैं कि हमें ई और एस सेंटर को सप्रेस करके नहीं करना, हमें उसको एक तरह से कन्विंस करना है। वो जितना भी टाइम ले, हमें टाइम के पीछे नहीं जाना। लेकिन जो प्रैक्टिकल माइंडसेट की हम बात करते हैं उसमें हम एक्चुअली में हठ योग, जिसको हम बोलते हैं कि हम सप्रेस कर रहे हैं कि हमें वो करना है, वी हैव टू डू इट, यानी हम अपनी विल पावर का यूज़ कर रहे हैं। तो क्या ठीक है? मतलब यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, क्या होना चाहिए? तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि किस टाइप का अप्रोच एक आदमी का होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी में या तो लाइफ में। वो अपने आप को, जैसे हठ योग में कहते हैं कि थोड़ा सा पुश करो, ऐसा करना चाहिए, या उसको अपने साथ में एकदम रिलैक्स्ड तरीके से अपने इमोशंस को और अपने एस सेंटर को बहुत ही पोलाइटली गाइड करना चाहिए? इन दोनों में से क्या सही है? जो पेरेंट स्पिरिचुअल पेरेंट मानता है अपने आप को, उसका सबसे पहला काम है एंडिंग ऑफ सफरिंग ऑफ माई सन, ऑफ माई फैमिली, ऑफ माई सराउंडिंग। अब मान लीजिए वो अपने बच्चे को बहुत बड़ा बिलियनेयर बनाना चाहता है, लेकिन उस प्रोसेस में उसका बच्चा सफ़र कर रहा है, फ़िलहाल वो रो रहा है, गा रहा है, उसको नींद आ रही है। तो उसका सबसे पहला काम होना चाहिए, ठीक है बेटा, तू आराम कर ले, पहले तू काम हो जा, शांत हो जा। तो ऐसी कंडीशन में जब मैं उस फैमिली को देखता हूँ ना, जो बच्चे को तारीफ़ देता है, इनफैक्ट उस बच्चे के अंदर में सिंगिंग नहीं थी, ही वॉज जस्ट अ काइंड ऑफ पोएट। अब उस टैलेंट को आगे बढ़ने के लिए पेरेंट हैज़ टू रियलाइज दैट दिस इज़ हिज जॉय। बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो इसको ले जाते हैं अगले लेवल पे। जैसे आप एक ऐसी पेरेंट हैं जो आप कहती हैं कि मेरा अगले 3 साल में कहाँ रहूँगी, जहाँ मेरा बच्चा रहेगा मैं वहाँ रहूँगी। तो ये पुश का खेल पेरेंट जानबूझ के नहीं खेलता है। आपने एकदम सही कहा, जो अपने ऊपर काम नहीं कर रहा है उसके आसपास में बच्चे पुश होंगे ही, और उसी वजह से आपके सराउंडिंग में जितने भी प्रोफेशनल्स दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, ये सब के सब सोसाइटी को खूबसूरत नहीं कर पा रहे हैं। वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ा पा रहे हैं, सोसाइटी को आज और ज़्यादा डिवाइडेड कर पा रहे हैं। जहाँ पर आजकल चैट जीपीटी जैसी चीज़ आ गई है और उससे पूरी दुनिया डर रही है। पता है क्यों डर रही है? क्योंकि कहते हैं करोड़ों नौकरियां जाएंगी, और जिनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा उनके खर्चे बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि लाखों आदमी को जो काम कराते वो बस अब कंप्यूटर्स कर पाएंगे। इस तरह की चीज़ें जब होती हैं सोसाइटी में ना, तो वो ऐसे लोग करते हैं जिनका मापदंड डिस्टॉर्टेड है, वो खुद इनसिक्योर होते हैं, इसलिए वो अपने आप को सिक्योर करने के चक्कर में, चूँकि वो उनका पैसे को लेकर के या किसी टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत समझ है, तो वो लोग ऐसे प्रोडक्ट्स बना लेते हैं जो यूज़फुल तो बहुत होता है बट वो सोसाइटी के हिसाब से नहीं होता है। तो अब क्वेश्चन आपका ये है कि पेरेंट कैसा पेरेंटिंग करे। पेरेंट सबसे पहले अपने आप की पेरेंटिंग करे, अपने बच्चों को घर, खाना, उसका इलाज ये दे सके, और साथ ही साथ सबसे प्राइमरी चीज़ है कि आई लव यू इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर यू डू। ये नहीं दे पाते पेरेंट्स, क्योंकि ये करेंसी की तरह यूज़ करते हैं कि अगर तू पढ़ाई करेगा,
क्लास में अच्छे नंबर पाएगा या कुछ अच्छा काम करेगा तब तो मैं तुझे प्यार करूँगा, और नहीं तो फिर मैं तुझसे नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो जो पेरेंट प्यार वाला था वो नहीं हूँ। ये केवल बचपन में होता है जब तक एक बच्चा स्कूल नहीं जाता। तो ये जो पुश है ना, ये पुश के बजाय इट शुड बी मोर ऑफ अ पुल। जैसे हम लोग क्लास बनाते हैं शाम को, तो बहुत बार बच्चों को नींद आती है, तो फिर मैं पहले करता था इसको कि मैं पानी मुंह पे डाल दूँ, इनको बोलूँ जगो जगो पढ़ो। अब मुझे लगता है कि अगर नींद आ रही तो जाके सो जाए। उसके साथ साथ मैंने ये भी देखा है कि अगर मैं किसी क्लास की थोड़ी तैयारी करता हूँ, जैसे अभी आजकल हम लोग हिडन पोटेंशियल करके एक सीरीज़ बना रहे हैं, उसमें अगर मैंने एक बार उस चैप्टर को पढ़ा अच्छे से तो उसकी क्लास ज़्यादा अच्छी बन पाती है। कल मैंने नहीं पढ़ा था, तो कल जब आप लोग आए थे तो बहुत डेप्थ में जा नहीं पाए थे। मुझे अभी भी लगता है आपने जो क्वेश्चन पूछा था कल, उसको और रिफाइन करके हम अच्छे से बना सकते हैं। तो इट शुड बी मोर ऑफ अ पुल रादर देन पुश। What if he or she starts drinking or smoking? अगर कोई बच्चा ड्रिंकिंग या स्मोकिंग करता है, इसका मतलब ये है कि उस बच्चे को ऑब्वियसली गलत संगत मिली है, फ्रेंड्स ऐसे मिले हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उस बच्चे को कोई सुनने वाला नहीं है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। ड्रिंकिंग या तो स्मोकिंग हमारे लाइफ में ठीक ऐसा होता है जैसे कि किसी लकड़ी में दीमक लग जाए, या कोई घर का कोई दीवार है जिसका पेंट उतर गया है, सीमेंट टूट गया है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। इसको बोलते हैं ब्रोकन विंडो थियरी। पता है ब्रोकन विंडो थियरी? उसमें ऐसा होता है कि अगर कोई किसी लोकेलिटी में आप क्राइम ख़त्म करना चाहते हैं तो जहाँ कहीं पर भी खिड़कियाँ टूटी हैं उसको देखिए और उसको ठीक कर दीजिए, क्योंकि वो जहाँ खिड़कियाँ टूटी हैं इसका मतलब उस घर में कोई रहता नहीं है या उसके आसपास कोई रहता नहीं है। तो वहाँ पर बच्चे या जो क्रिमिनल्स होते हैं वो वहाँ पर बैठ करके वो जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं। तो ये पुलिस का एक तरीका था क्राइम को ख़त्म करने का कि कैसे क्राइम देखें। तो ये ब्रोकन विंडो थियरी ये है कि जो भी लोग अंदर से डिस्टर्ब्ड हैं, दे नीड समबडी विथ केयर एंड कंपैशन। अपने आप में बड़ा टॉर्चरस होता है इवन स्मोकिंग। और अभी मैं रिसेंटली एक लेडी से मिला, शी मस्ट बी अराउंड 70। उनको मुंह में छाला पड़ गया, डॉक्टर के पास लेकर गए, घर वाले चिंता करने लगे कि कहीं इनको कैंसर तो नहीं है। तो सीधे डॉक्टर के पास पहुंचते ही सबसे पहला चीज़ क्या बोलती हो? देखो भाई, हम गुटखा खाना तो नहीं छोड़ पाएंगे, हम 70 साल के हो चुके हैं। अब 70 की उम्र में उनका गुटखा इज़ बॉडीज़ क्रेविंग। लेकिन अगर कोई बच्चा 10 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में गुटखा खा रहा है तो उसके फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको बात कर सके, प्यार से हेल्प कर सके। एक बहुत अच्छी फिल्म थी, हालांकि फिल्म ही थी बट आई डोंट नो हाउ रियल इट मस्ट बी, बावर्ची। उसमें दिखाते हैं घर का जो सबसे बड़ा आदमी है वो काम के प्रेशर में शराब पीता है शाम को थोड़ा सा, तो ये उसको और ज़्यादा हेल्प करता है, प्यार मोहब्बत घर में बढ़ा देता है, तो शराब की जो क्रेविंग थी उसकी कम हो जाती है। बट अल्कोहलिज्म के अलग अलग ग्रेड्स हैं और आजकल नशा मुक्ति केंद्र वगैरह भी हैं। उसको मैं अलग कैटेगरी में डालूंगा, जहाँ पर कोई आदमी अल्कोहलिक हो गया है, उनको छूटेगी नहीं छूटेगी क्वेश्चन अलग है। बट पेरेंटिंग में ना अपने को एक क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि मैं अपने आप में कितना अच्छा स्टूडेंट हूँ, कितना मन से कोई चीज़ समझना चाहता हूँ, ना कि उस चीज़ को समझ करके मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा। दोनों ही टेक्निक्स ठीक हैं, पुश और पुल, लेकिन तब जब बहुत प्यार से किया जाए। जैसे कोई खाना बनाता है ना, तो आटे को सानता भी है, पुश करता है, फिर बेलता भी है बहुत प्यार से। सब्जी को हम धीमी आंच में बनाते हैं, गर्म आंच में बनाते हैं। बट जब आप पुश बोलती हैं ना, तो वो इमोशन से नहीं होना चाहिए, पुश हमेशा इंटेलिजेंस से होना चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ जब मैं बच्चों पे नाराज़ होता हूँ, जब कोई बहुत इरेशनल चीज़ बोलते हैं वो लोग, तो मैं मारता तो नहीं हूँ लेकिन मैं नाराज़ सा हो जाता हूँ, और फिर वो लोग आते हैं मनाने समझाने, कभी कभी मैं मान जाता हूँ। ये जो पुश टेक्निक है वो कन्वर्सेशन चालू करने के लिए होनी चाहिए, ताकि हम लोग बात करें उस चीज़ के ऊपर। और हमेशा अगर गुस्से में आकर के आपने पुश कर दिया बच्चे को या इमोशन में आकर के, तो फिर जब आप ठंडे हैं वापस जाकर के बात करें। मैंने देखा है अपने बच्चों के साथ में, जब मैं कोई टॉपिक पे मैं नाराज़ हो जाता हूँ और जब उसी टॉपिक को बहुत शांति से बात करता हूँ
तो मुझे खुद नए नए एंगल दिखाई देते हैं। और एक चीज़ मुझे अब 100% गारंटी हो चुकी है कि जो डिवाइन फ्रैगमेंट मेरे अंदर है वही डिवाइन फ्रैगमेंट उस बच्चे के अंदर में भी है। तो अगर मैं उसको गाइड नहीं कर पाता हूँ तो भी उसके अंदर का भगवान उसको गाइड करेगा, बशर्ते मैं अवेलेबल हूँ उसके साथ में जब तक हेल्प चाहिए उसको। अगर आप शांत हैं तो दोनों ही चीज़ें काम करती हैं, हेल्प करती हैं। और अगर आप अशांत हैं तो फिर पोलाइट होना बहुत हेल्प नहीं कर पाएगा। सर, जो आपने अभी चैट जीपीटी की बात की थी, मतलब कि लेमन में वो भी आ रहा है जो अभी हमने चैट जीपीटी की बात की, या दूसरा क्वेश्चन की अभी हम पेरेंट्स की बात कर रहे थे। एक फियरफुल माइंड है दोनों के पीछे, एक फियरफुल माइंड ही तो कंट्रोल करता है, लेकिन बच्चों के लिए भी सेम ही चीज़ होती है उनके लिए मन में, कि उनको हमेशा ही रहता है अगर ये नहीं किया तो हाथ से ही निकल जाएगा। वो उनका कंट्रोल जो है ना वो वहाँ से आता है, वो फियर वाला प्रॉब्लम है समहाउ। तो ये तो फिर एक तरह से हम पेरेंट्स की बात करें, किसी की भी, तो बात घूम के उसी पे आ जाती है कि लेमैन या मतलब कोई भी, हम फियर से ड्रिवन है हमारी वो जो, इसी वजह से हमारे ये नेगेटिव एक्शंस, या हम इनको नाम दे रहे हैं, या कहें कि हम ऐसे एक्शंस निकल रहे हैं, चाहे हम चैट जीपीटी की बात करें या इसकी। तो इस पर तो फिर वही आ जाता है कि वन हैज़ टू बी स्पिरिचुअल अगेन, फिर वो टैग देना। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हम सब फियर से ड्रिवन हैं, लेकिन वो फियर बेसलेस है। जब हम फियर के नीचे जाएंगे तो अल्टीमेटली सबसे बड़ा फियर है कि हमारी डेथ होने वाली है, और हम डेथ को नहीं समझते इसलिए उसको डरते हैं। हम डेथ को नहीं समझते इसलिए हम डेथ को डरते हैं। हमारी जगह एक रमण महर्षि हैं, उनको जब कैंसर होता है तो वो नहीं डरते। तो जब आप ये कहती हैं ना एक लेमैन, तो मुझे लगता है एक लेमैन इज़ अ रमण महर्षि इन प्रिपरेशन। जैसे कोई बीज होता है ना, तो एक पेड़ मतलब बीज, और जैसे ही आपको एक लेमैन में रमण महर्षि दिखाई देना शुरू कर जाएगा तो आपको लगेगा कि कब तक डरेगा। मेरे हिसाब से चाहे कितना भी मिसगाइडेड कन्फ्यूज्ड लेमैन हो, उसके अंदर की स्पिरिचुअलिटी या ईश्वर इतनी बड़ी, इतनी वास्ट है कि उसका फियर बेसलेस है। ये टेम्परेरी है, ये कोई एक डिवाइन प्लान टाइप का चल रहा है जिसमें कि एक मौज मस्ती का गेम चल रहा है। उसमें खेलना भी है, हारना भी है, जीतना भी है, छुपना भी है, पकड़ना भी है, एक ड्रामा है। तो और इस ड्रामे में जब तक हम पूरी तरह से एनलाइटन नहीं हो जाते तब तक हम डरेंगे, चाहे हम बिल गेट्स ही क्यों ना हो या अंबानी क्यों ना हो, हमारे पास सब कुछ है फिर भी डरेंगे। तो सक्सेस केवल हमारे डर को ख़त्म नहीं करेगी। फियर इज़ जस्ट अ मसाला ऑफ द लाइफ। आपने क्वेश्चन पूछा था मैम से कि एक डॉक्टर का रवैया पेशेंट की तरफ इतना रूड क्यों होता है, पूछा था ना। क्या आपके साथ किसी डॉक्टर ने कोई रूडनेस की थी? नॉट विद मी, विद अनुराग ही वाज। आपके हस्बैंड के साथ में? अच्छा, उस डॉक्टर ने क्या आपके हस्बैंड का इलाज किया था? हाँ सर, ही वॉज अ गुड डॉक्टर। अच्छा। द वे ही वॉज ट्रीटिंग, क्योंकि एक पेशेंट जो होता है वो वैसे थोड़ा सा डरा हुआ, इरिटेटेड, मतलब वो एक मिक्सचर होता है। तो उसको तो और ज़्यादा, ठीक है मैं समझ रही हूँ कि वो इतने सारे पेशेंट्स को देखते हैं, बट फिर भी एक नॉर्मल अप्रोच होनी चाहिए डॉक्टर की, कि वो उसके साथ एटलीस्ट थोड़ा सा, बेशक हल्का सा, वो ट्रेस ऑफ कंपैशन तो उसमें होना ही चाहिए। नहीं तो वो आधा तो, जैसे कहते हैं ना कि कई डॉक्टर्स इतने रूड होते हैं कि वो ऐसा बोल देते हैं कि आधा तो वो नॉर्मल से ज़्यादा बीमार हो जाता है, या उनका बोलने का तरीका इतना अच्छा होता है कि आधा तो वो वर्ड से ही हील हो गया वो जो पेशेंट है। तो मतलब ले दे के सर बात वही आती है कि अनटिल एंड अनलेस कोई भी प्रोफेशन हो, किसी भी चीज़ के लिए हम बात करें, अगर कोई इंटरेस्टेड अपने में नहीं है, जो कि यूजुअली नहीं ही होते हैं, तो फिर ऐसी चीज़ें होंगी, मतलब जो भी हम नहीं, इसमें ना जैसे स्पेशली डॉक्टर की फील्ड में, जैसे जैसे किसी भी फील्ड में जैसे जैसे आप स्पेशलिस्ट होते जाते हैं तो आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। अब मैं स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़ाता हूँ, बताता हूँ, आप लोगों से बात करता हूँ, इसके लिए मैं अगर साथ ही साथ मैं अपनी पढ़ाई भी करना चाहता हूँ, आई वांट टू बिकम अ सुपर स्पेशलिस्ट, मैं रेडियोलॉजी में डीएम करना चाहता हूँ, तो मुझे उसमें टाइम स्पेंड करना होगा। और जो छोड़ना चाहता हूँ उससे क्या मतलब था आपका, कि डॉक्टर को उसको बहुत कुछ स्पेशल छोड़ना पड़ता है? मतलब एक आदमी जब किसी फील्ड में बहुत गहरे जाकर के स्टडी करना होता है तो उसको दुनियादारी से कटना होता है।
इसीलिए उसको दुनियादारी उसने प्रैक्टिस नहीं की होती। अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि स्टारबक्स नाम की एक कॉफ़ी की ब्रांड है और वहाँ पर वो लोग ड्रग एडिक्ट्स को भी अगर हायर करते हैं तो उनको इतने अच्छे से ट्रेन कर देते हैं कि बहुत ही पोलाइटली बात करते हैं। अभी रिसेंटली मैम मुझे लेकर गई थी कहीं घूमने के लिए, तो बहुत अच्छा होटल था, आई थिंक सम ताज का कोई ब्रांड था, और इतने प्यार से बात कर रहे थे वो लोग। और वहाँ का जो मैनेजर था कि पता नहीं कौन था, हमारे हर रोज़ सुबह आता था, नॉक करता था, पूछता था सर आपको कुछ सामान तो नहीं चाहिए, कोई साबुन, कोई तौलिया। मुझे लगता था यार हमारे घर में हम आपस में एक दूसरे को इतने प्यार से ट्रीट नहीं करते, लेकिन उनको सिखाया जाता है, प्लस उनको उसकी प्रैक्टिस कराई जाती है। मैंने देखा, अगर हम लोग रेस्टोरेंट में बैठे हैं और मैंने नज़र मिला ली किसी वेटर से, तो वेटर आपके पास आके खड़ा हो जाता है, सर आपको कुछ चाहिए क्या। ये मैंने 2-3 बार देखा, मुझे लगा शायद ऐसे एक्सीडेंट होगा, बट वो भाग करके स्माइल करते हुए। और ये चीज़ एक डॉक्टर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की है। चूँकि हर चीज़ के लिए आपको वो ब्रेन, वो मसल्स, वो मैजिक चाहिए जो बॉडी में चाहिए। अगर मैं एथलीट नहीं हूँ तो मैं दौड़ नहीं पाऊँगा। एथलीट मतलब जो दिन भर कम से कम 3-4 घंटे दौड़ता है। तो एक आदमी को पोलाइटली बात अगर कर पा रहा है कोई डॉक्टर, इसका मतलब ये है कि वो बहुत टाइम से ये कर रहा है, वो अपने घर में कर रहा है, अपने दोस्तों से कर रहा है। मुझे याद है मैं पुणे में था लास्ट ईयर, मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द था, तो जब मैं मिला डॉक्टर नीरज रायते, वो पुणे में गैस्ट्रो सर्जन हैं, इतने प्यार से बात कर रहे थे, मुझे लगा काश ये लखीमपुर चलते होते। अभी रिसेंटली डॉक्टर सिद्धांत आए थे, अभी यंग डॉक्टर हैं, बट ही वॉज वेरी पोलाइट, वेरी कंपैशनेट। तो जिन लोगों ने जिनको रियलाइज़ होता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वही इसको प्रैक्टिस कर पाते हैं। अभी ये ना हमारे स्कूल्स में है, ना हमारे मेडिकल कॉलेज में है, ना हॉस्पिटल्स में है। अगर मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ और वो रूड है, तो मुझे समझ में आता है कि बेचारा, जैसे कोई डॉक्टर पतला है, कोई मोटा है, किसी का रंग सांवला है, ऐसे ही उसका स्वभाव रूड है, और मैं उसके पास गया हूँ अपना दवाई इलाज कराने के लिए, तो चुपचाप करा के आ जाऊँ। जैसे मैं भाई अपने स्वीपर को चाहता हूँ कि मेरा टॉयलेट बाथरूम साफ़ कर दे, अगर वो प्यार से बात कर ले तो ये एडेड चीज़ है। अच्छा तो लगता है, ये सबको अच्छा लगता है कोई प्यार से बात करे, बट डॉक्टर से ख़ास तौर से सबको रंजिशें ज़्यादा होती हैं, बिकॉज हम तबीयत ख़राब होती है हमारी, तो हमको प्यार। वैसे भी सर हम जब डॉक्टर से बात करते हैं ना, तो हम सरेंडर्ड स्टेट में होते हैं, मतलब हम कंप्लीटली सरेंडर करे हुए होते हैं कि जो डॉक्टर साहब बोलेंगे वो तो सही होगा। और डॉक्टर भी बेचारा नाराज़ होता है क्योंकि उसको पता है मैं बोल तो दूंगा लेकिन आप कर नहीं पाओगे वो सब चीज़। वो बोलेगा बीड़ी छोड़ना है, सिगरेट छोड़ना है, शराब छोड़नी है, आप नहीं छोड़ोगे तो उसको तो मन में ये बात है कि तुम ही अपने बीमारी के कारण हो। तो वो एक बहुत मुश्किल फ़ाइट हो जाती है। जैसे मैंने कहा ना, बेचारा डॉक्टर खुद भी शराब पीता होगा, तो कहाँ से। कंपैशन बड़ी मुश्किल चीज़ है अनिला जी, और कंपैशन के अलग अलग रूप हैं, ये भी शायद एक कंपैशन का ही रूप हो। अगर कोई डॉक्टर किसी को डांट रहा है, भाई सुई लगा रहा है, किसी का पेट काट रहा है, तो क्या पता वो भी कंपैशन हो। हम लोग एक सीरीज़ बना रहे थे डेविड एंड गोलियत, उसमें एक डॉक्टर था, इतना ज़्यादा रूडनेस था, मतलब रूडनेस नहीं था, वो छोटे बच्चों का बोन मैरो का जांच करता था। बोन मैरो मतलब मोटी मोटी इंजेक्शन से हड्डी के अंदर से निकालना होता था टिश्यूज़, और उसकी जांच करनी होती। तो पहला बंदा था, बट उसकी वजह से ही आज ल्यूकेमिया जैसी बीमारी को हम लोग डायग्नोज कर पाते हैं। तो आई थिंक जो सुपर स्पेशलिस्ट लोग होते हैं उनको हमको ऐसे सोच के चलना चाहिए जैसे ये एक बड़ी मशीन है, और वो मशीन का लुक्स के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसका पावर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसको अभी पब्लिक के लिए नहीं बनाया गया है। मतलब वो पब्लिक को खुश करने के लिए नहीं बना हुआ है, वो बना हुआ है आपकी किसी प्रॉब्लम को गहरे से सोच करके आपको एडवाइस करने के लिए। अब एक डॉक्टर को किसी एंटीबायोटिक को कितने दिन देना है, उसका वो कौन सा रेयर साइड इफ़ेक्ट है, इस तरह की चीज़ों को याद करना उसका काम है। और जैसे आपने कहा ना, जिस समय वो सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं तब हम डॉक्टर को विज़िट करते हैं। तो पहले हम बीमारी को ठीक करें उसकी मदद से, उसके बाद में अगर उसकी किस्मत अच्छी होगी, हमारी किस्मत अच्छी होगी, तो हम उसके साथ प्यार मोहब्बत की तरीके से बात कर लेंगे। बट किसी को भी रूडनेस कैसे ख़त्म होती है, उसके लिए तो उसको रिलैक्स होना पड़ेगा, खुद थोड़ा आराम करे, थोड़ा मेडिटेटिव हो,
तभी वो ठीक हो पाएगा। आप खुद ही हैं, मान लीजिए दिन भर में बर्तन मांज रही हैं, फिर पति उम्मीद करे कि तुम सज धज करके मेरे साथ बॉलीवुड के गाने गाओ, तो वो तो मुझे लगता नहीं कि शाहरुख खान के घर पे भी होता होगा। सर अवेयरनेस भी अलग होती है। हाँ, आपने पूछा था क्या अवेयरनेस भी अलग अलग होती है। ये बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो बेसिक मिनिमम अवेयरनेस होती है, मैं आदमियों की बात कर रहा हूँ, इंसानों की बात कर रहा हूँ, जिसके ज़रिए आपको पता चलता है कोई आदमी ज़िंदा है या नहीं है। जैसे हम डॉक्टर्स प्यूपिलरी डायलिटेशन चेक करते हैं या बॉडी के अलग अलग रिफ्लेक्स चेक करते हैं, ये चेक करने के लिए कि क्या शरीर ज़िंदा है। ये हो गया बेसिक अवेयरनेस। इसके ऊपर की अवेयरनेस होती है एनिमलिस्टिक अवेयरनेस, जहाँ पर एक आदमी को अपनी भूख, अपनी प्रेफरेंस, अपना फ्लेवर, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो खाना नहीं खाना चाहते, उनको केवल टेस्टी टेस्टी चीज़ें खानी होती है, तो ये उसके ऊपर की अवेयरनेस है। इसके ऊपर की अवेयरनेस है जहाँ पर आपको पहली बार क्वेश्चन उठना शुरू होता है, मैं अपने आप को कैसे सरवाइव करा सकूं। ये छोटे बच्चों में नहीं होता, इससे थोड़े बड़े बच्चों में होता है, और वो भी थोड़ा ज़्यादा समझदार बच्चों में। मतलब अब वो अवेयरनेस की इसके बाद की लेवल है। ये दिखाता है कि कैसे एक बच्चा, जैसे डॉक्टर रिम्पी हैं, बोलती थी बचपन से ही, मतलब वो बोल रही थी क्लास 4th से, मुझे नहीं पता था क्लास 4th से, बोलती मुझे लग रहा था कि मुझे पैसे कमाने हैं, और अगर मैं पढ़ाई करके नहीं पैसे कमा पाऊँगी तो मैं बर्तन मांज करके या कुछ ऐसे काम करके कमा लूँगी। तो ऐसे लोग अपनी ज़रूरत के लिए सीखते हैं, पढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद की अवेयरनेस आती है, वो मुश्किल होती है, बिकॉज इसी अवेयरनेस में इतना ज़्यादा भटकाव है ना कि आप अपने आप को कमाने के चक्कर में डाल करके फिर आपको नहीं मालूम पड़ता कि आप पावर के चक्कर में आ गए हो, आपको अमीर बनना है, आप अपने आप को डिस्टर्ब कर दोगे, अपनी नींद ख़राब कर दोगे बिजनेसमैन बनने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए, अमीर आदमी बनने के लिए। चाहे आप प्रोफेशनल क्यों ना हो, तो आप मेहनत तो कर लोगे, लेकिन साथ ही साथ आपको ये अवेयरनेस नहीं हो पाती कि इसके बियॉन्ड भी कोई चीज़ है। एक आदमी से मैं मिला था, बोलते हैं कि शराब पीना कोई गड़बड़ चीज़ नहीं है, तो वो प्रोफेशनल आदमी है, तो उसको ये बेसिक अवेयरनेस नहीं हो पाई है कि शराब से अगर मेरा दिमाग बेहोश हो रहा है तो उसकी वजह से कुछ मेरी लाइफ में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उसको दिखा ही नहीं। तो ये अवेयरनेस इसके भी ऊपर है, जहाँ पर आप ये पूछते हो कि आखिर मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ, बोरिंग लाइफ चल रही है, इसका कुछ गहरा मतलब है कि नहीं है। जैसे आपने अपनी जॉब छोड़ी, तो वो इसीलिए छोड़ी क्योंकि आपको लगने लगा कि ये लाइफ में कुछ है नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक है, बोर्डम से परेशान होकर के हम जॉब छोड़ते हैं, लेकिन जब जॉब छोड़ते हैं तो इनसिक्योरिटी आती है। और यहाँ स्पिरिचुअल आदमी को ये क्लियर नहीं होता है कि जब मैंने जॉब छोड़ दिया और अपनी साधना वाधना चालू की, अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो इसलिए बहुत से लोग इसमें स्ट्रगल करते हैं। बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं नहीं हमारे साथ ही जुड़ना चाहते हैं, और उनको लगता है कि हम स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से समझ रहे हैं और बस थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए और फिर हमारी जो एनलाइटनमेंट है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन है। बीइंग अवेयर अबाउट योर पर्सनल डिज़ायर्स एंड हाउ टू अचीव देम, एंड बीइंग अवेयर अबाउट योर स्पिरिचुअल नीड्स एंड प्रोग्रेसिंग इन दैट। और फिर जिसकी बात हम लोग कृष्णमूर्ति ऐसे लोग करते हैं, अवेयरनेस, प्योर अवेयरनेस, वो अवेयरनेस जिसको समझ में आ जाता है वो फिर धीमे धीमे सब चीज़ों के प्रति अवेयर हो पाता है। वो अपने डिज़ायर्स के प्रति भी अवेयर हो पाता है, अपनी साधना के प्रति। असल में वो आदमी फिर धीमे धीमे खाली अवेयरनेस की ही खेती करता है, उसको कोई रिज़ल्ट नहीं चाहिए होता। अवेयरनेस होता वही है, जैसे पानी वही होता है, लेकिन एक बूंद पानी के अंदर में डिफरेंट क्वालिटी होती है, एक गिलास पानी में अलग चीज़ होती है, एक बाल्टी में, एक नदी में, एक समंदर में। लेकिन जब तक आप प्योर अवेयरनेस के बारे में आप जानते तो हैं, लेकिन जब तक आपको ये नहीं लगता कि मैं उधर प्रोग्रेस कर पा रही हूँ बहुत तेज़ी से, मैं डीप मेडिटेशन में जा पा रही हूँ, जब तक ऐसा नहीं लगता तब तक आपको यू हैव टू गिव योर सेल्फ मोर एंड मोर एक्सपोजर टू द वर्ल्ड अराउंड। क्योंकि एक स्पिरिचुअल आदमी को लगता है कि मैं आराम से अपने घर में बैठूं और मेरी बेसिक नीड्स पूरी होती रहें, खाना पीना कपड़ा, और मैं ध्यान करूं। लेकिन ये ऐसा सोच कर नहीं होता। इसमें आपको बेसिक नीड्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप भीख मांग करके आराम से ध्यान कर सकते हो, बशर्ते आपका ब्रेन वो डेवलप्ड हो। उससे पहले आपको एक सोशल बीइंग होना पड़ेगा।
सोशल सिविलाइज्ड बीइंग, जिसमें आपको अवेयर होना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में। जैसे मान लीजिए आप किसी के साथ काम करते हैं, मान लीजिए आप डीप नॉलेज के साथ काम करते हैं, रिम्पी स्कैन के साथ काम करते हैं, तो आपको उस सेक्टर के बारे में, उस काम के बारे में ढेर सारी अवेयरनेस चाहिए। हमारे यहाँ रिम्पी स्कैन में PROs काम करते हैं। मैंने एक आदमी आया था मेरे पास, बोलता है सर मैं PRO का काम करूँगा, तो उसको यही बेसिक चीज़ नहीं पता थी कि PRO का काम क्या है, उसको पता ही नहीं था ये चीज़। तो ही हैज़ टू बी अवेयर ऑफ दैट थिंग। अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि ब्रांडिंग क्या होती है। ब्रांडिंग में एक स्टोरी होती है, नैरेटिव के साथ में कनेक्ट करते हो किसी चीज़ को। नैरेटिव समझते हैं? नैरेटिव मतलब जैसे नाइकी है, तो नाइकी चाहता है कि दुनिया भर के जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं वो अपने आप को आइडेंटिफाई करें, एक नेवर आई कैन डू स्पिरिट उसमें आइडेंटिफाई करें। तो जूता तो वो सब बनाते हैं, लेकिन फिर भी वो स्पोर्ट्स चीज़ के साथ में, स्पोर्ट्स का नैरेटिव के साथ में जोड़ना चाहते हैं। ऐसे ही नैरेटिव, हालांकि एकदम गलत नैरेटिव है, कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हैं। एक फिल्म स्टार को दिखाएंगे भागते हुए, दौड़ते हुए, या एक लड़की को इम्प्रेस करते हुए, और वो ड्रिंक पी रहे हैं, जबकि कोल्ड ड्रिंक तो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। अगर किसी को ब्रांडिंग के बारे में अवेयरनेस होगी तभी वो ब्रांडिंग कर पाएगा। जैसे मुझे यूट्यूब की, अब कैसे यूट्यूब का एल्गोरिदम में एड्स कैसे काम करता है इसका ज़ीरो अवेयरनेस है, तो फिर मैं उस सेक्टर में कुछ काम नहीं कर पाऊँगा, और फिर मैं ब्लेम करूँगा कि यार एल्गोरिदम ठीक से हेल्प नहीं कर रहा है, लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। तो अवेयरनेस की अपनी ग्रेड्स होती हैं, बट जब तक हम प्योर अवेयरनेस में नहीं पहुँचते हैं, प्योर अवेयरनेस मतलब जहाँ पर अवेयरनेस को अपनी ही वैल्यू है, तब तक अपने को चीज़ों की अवेयरनेस इकट्ठी करनी होती है। और हम लोग किताबें पढ़ के वही करते हैं। किताबें पढ़ के हम किसी ऑथर के हिसाब से दुनिया को देखते हैं, बट वो हिसाब भी क्या था उस आदमी का, अपना अवेयरनेस, मतलब उसने जो 2 साल 3 साल 5 साल बुक्स को दिया है। इसलिए आपका जो क्वेश्चन था मैं उसको यहाँ लेना चाहता हूँ। आपने कहा था इतनी ढेर सारी बुक्स क्यों पढ़ना, जब 10 किताबें सबके सब यही बोल रही हैं कि आपको कंपैशनेट होना चाहिए। नहीं, बुक्स अपने आप को ढेर सारी चीज़ों के प्रति अवेयर करने के लिए पढ़ते हो। एक डॉक्टर है तो उसको ठीक है, उसको लंग्स के बारे में पता है, लेकिन क्या पता नई बीमारी आ गई हो, तो उसके प्रति अवेयर होना पड़ता है। तो इनिशियली until you have opened section 3 and 4, you have to be aware of many things, because वो सब चीज़ें खुल करके ही आपके लिए दरवाज़ा खुलता है सेक्शन 2B का, जिसमें आप अवेयर हो पाते हो। बिकॉज हमारे बॉडी में ना डिज़ायर्स की बहुत बड़ी लेयर है अपनी, प्लस हमारे ढेर सारे कार्मिक ऋण बंधन हैं, लोगों से हमारे लेन देन हैं, वो डिज़ायर्स हमको उनसे जोड़ते हैं। और उस एक्सपीरियंस में हमको 2 चीज़ मिलती है, एक तो एक्सपीरियंस मिलता है और दूसरा रिडम्पशन मिलता है, नॉलेज मिलता है, फ्रीडम मिलती है। इसलिए भी आदमी को सोशल बीइंग होना पड़ेगा। ये बेसिकली बॉडी अनअवेयर है, बॉडी इज़ मेड अप ऑफ अनअवेयरनेस। तो जैसे जैसे ये चीज़ों के प्रति अवेयर होती है वैसे वैसे इसको मालूम पड़ता है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। तो अवेयरनेस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते। इनफैक्ट आजकल मैं एक नई सीरीज़ बना रहा हूँ, चॉइसलेस अवेयरनेस। कृष्णमूर्ति की जो टीचिंग है ना, उसको आप कोशिश करिएगा देखने की। सो वाई इज़ फ्रेमिंग अ क्वेश्चन और क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट एट टाइम्स? मतलब हमारे माइंड में वो बहुत सारा घूम रहा होता है, कुछ कुछ पॉइंट्स, बट कभी कभी तो बहुत इजीली क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम होते ही अगर हम आपसे पूछ भी नहीं पा रहे फिर भी वो अंदर भी एक स्ट्रेट क्वेश्चन जाता है। बट बहुत बार ये होता है कि चल रहा है खटर पटर, लेकिन एक क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो रहा है, वो शेप नहीं ले रहा है अच्छे से। क्वेश्चन फ्रेम करना आई सेंटर, डोमिनेंट आई सेंटर का काम है। आई सेंटर का काम है चीज़ों को देखना, समझना और उसके बाद शेप देना, नया शेप देना, थॉट्स का रूप देना। हमारे इमोशंस जब डिस्टर्ब होते हैं तब हम सवाल पूछते हैं कि आखिर दुनिया ऐसा क्यों है, आखिर मुझे बीमारी क्यों है, जिसको मैं प्यार करता हूँ उसकी डेथ क्यों हुई। ये सारे क्वेश्चंस नहीं हैं, ये सब पेन है। क्वेश्चंस पूछते हैं बहुत सेंसिटिव लोग। अब बुद्ध ने क्वेश्चन पूछा कि दुनिया में डेथ क्यों है, पेन क्यों है, और उस समय उन्होंने कोई किसी की डेथ देखी नहीं थी, अपने घर में किसी की डेथ देखी नहीं थी, किसी और को देखा था मरे हुए। ही वॉज वेरी सेंसिटिव टू कम बैक एंड आस्क क्वेश्चन। और हमारे ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो खाली बहुत पतले दुबले होते हैं, मतलब बहुत ही कमज़ोर होते हैं। उसके आंसर मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो
आगे बढ़ो। और बुद्ध जैसे लोग या जो भी साइंटिस्ट क्वेश्चन पूछते हैं या कोई ऑथर क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था, एक ऑथर ने अपनी टीम बना रखी है, मतलब अपने कुछ मेंटर्स बना रखे हैं 10-15, और हर एक चैप्टर को जब वो लिखेगा तो उनको भेजता है और उनको बोलता है मुझे मार्क्स दो कि तुम्हारे हिसाब से 10 में से कितने नंबर मुझे मिलने चाहिए, और इसके साथ साथ मुझे एडवाइस भी करो कि क्या कमी है। तो इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट वे ऑफ राइटिंग अ बुक। तो क्वेश्चंस अगर हम किसी चीज़ के बारे में बहुत कंफ्यूज नहीं है, परेशान नहीं हूँ इंटेलेक्चुअली, तो क्वेश्चंस आएगा भी नहीं। हम लोग परेशान होते हैं बट इमोशनली, फिजिकली हम लोगों को ना, अगर मान लो कोई गरीब है तो खाली वो खोजता रहता है कि कैसे मैं पैसा बना सकूं। उसके बारे में भी इट इज़ ओनली वेरी इमोशनल थिंग कि अगर कोई आदमी बोलता है आपको कि अच्छा ये स्कीम में पैसा लगा दो, बहुत पैसे कमा लोगे, वो रेडी हो जाते हैं। यू हैव टू आस्क दैट सेम थिंग, मतलब यू हैव टू हैव दैट प्रॉब्लम एंड फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि ठीक है, अगर गरीबी है तो उसको कैसे दूर की जा सकती है, उसके ऊपर फिर आप और रिसर्च करें। क्वेश्चन कम्स टू इंटेलिजेंट पीपल एंड विथ लॉट्स ऑफ एफर्ट। बल्कि मेरे पास बहुत क्वेश्चन नहीं होते तो मैं किताबें उठा उठा के पढ़ता हूँ। मेरे को ये कभी था ही नहीं कि आदमी का हिडन टैलेंट कैसे खोजा जाए, ये क्वेश्चन मेरा नहीं था, लेकिन मार्केट में किताब है तो मेरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन भी बहुत इंटेलिजेंट तरीके से लोगों को आते हैं। तो मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ी किस्मत है कि आज हमारे पास किताबें हैं और लोग हैं जो जिनके पास हमारे से अलग थॉट्स हैं, तो उनके बारे में सुनते हैं तो हमको भी क्वेश्चन आता है। ट्रू सर, जैसे आजकल का सिनेरियो हो गया है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है किसी भी फील्ड में हम जाते हैं, चाहे हम टीचिंग प्रोफेशन देखें, किसी में भी, और इतना ज़्यादा प्रेशर में बहुत फ्रस्ट्रेटेड है हर इंसान, बहुत पिस्ड ऑफ है। डू रियली वन क्विट, मतलब क्योंकि वो मन तो आता है अंदर से कि वो प्रेशर लिया नहीं जा रहा, बट घर को भी रन करना है, चीज़ें, तो क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं? परेशान तो सभी हैं। आपको पता है प्रेशर किसको दिया जाता है? जो आदमी अपने काम को समझता नहीं है। अभी मैं एक वीडियो की तैयारी कर रहा हूँ। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा है, बहुत अलग एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ अभी। और वहाँ पर प्रेशर कम होता है टीचर्स के ऊपर, क्योंकि वो अपना काम समझते हैं। अगर आप जैसे हमारे यहाँ ही हैं, मान लीजिए हमारे मैनेजर हैं, उनको अपना काम बहुत अच्छे से आता है, तुम उनसे कभी पूछते नहीं कि आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं, अभी कहाँ गए थे, टाइम से आइए, क्योंकि वो अपना काम समझते हैं। जिसको भी अपना काम का वैल्यू नहीं है, वो अपने काम में ग्रो नहीं करना चाहता, वो बैठा हुआ है कि मुझे बताओ तब मैं करूँगा, उसके ऊपर दोनों प्रेशर है। एक तो उसके बॉस के ऊपर भी प्रेशर है भैया कि उसको काम बताओ। इसलिए बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि सर कोई वर्क फ्रॉम होम है, हमारे पास कोई ऐसा टीम नहीं बैठी है जो हर आदमी को फ़ोन कर करके थाली में परोस के काम देगी। ज़्यादातर कंपनीज़ में, ख़ासतौर से स्टार्टअप में, वो ऐसे लोगों को चाहते हैं जिनको अपना काम आता हो, और वहाँ पर वो प्रेशर खुद ही लेता है और फिर वो अपने नीचे लोगों को प्रेशर देता है। लेकिन वो भी उन्हीं को प्रेशर देता है जो लोग काम नहीं जानते अपना। क्विट ही कर दे ऐसा आदमी, तो छोड़ ही दे या और पूछे अपने आप से, सवाल पूछे कि मैं कैसे इस काम में बेहतर हो सकता हूँ, या आखिर ये है क्या, काम क्या है। वन शुड आस्क राइट क्वेश्चंस। जैसे आपने मान लीजिए आप पढ़ाती थी स्कूल में, आपके ऊपर प्रेशर था, फिर आपने छोड़ दिया। अगर आप ये पूछती कि एजुकेशन क्या है, बच्चे कैसे समझदार होते हैं, तो यू वुड हैव टर्न्ड अप इनटू अ। लेकिन अगर हम कोशिश भी करें तो हमें वैसे फ्रीडम नहीं मिलती है। मतलब टीचर्स आर नॉट अलाउड टू सिट ऑन चेयर, पूरा दिन वो खड़ी होकर अगर पढ़ा रही हैं तो वो थकेंगी ज़्यादा, रादर वो क्रिएटिव हों। तो यहाँ पर मतलब जो आपने उनके लिए बोला, एम्प्लॉयज़ के लिए, कि वो चाहते नहीं करना, बट ऐसा सब नहीं करते हैं। लेकिन जो उनसे काम करवा रहे हैं, यहाँ उनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन है कि वो इतना आपको टॉर्चर करके थोड़ी, आप किसी को ज़्यादा परेशान करके थोड़ी उसका क्रिएटिवनेस निकाल सकते हैं। एक मन जितना खुश रहेगा वो ज़्यादा क्रिएटिव। मैं यहाँ पर भी कुछ स्कूल में जानता हूँ जहाँ पर टीचर्स को बैठने नहीं दिया जाता, लेकिन मैं ऐसे स्कूल को भी जानता हूँ जहाँ पर टीचर्स के ऊपर बहुत कम प्रेशर होता है, क्योंकि वो अलग टाइप का एजुकेशन देते हैं। मैं गया था वहाँ कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, वहाँ पर हमेशा टीचर्स की कमी होती है और वहाँ पर कोई प्रेशर नहीं होता।
अभी मैं पिछले 2 महीने पहले गया था वहाँ, तो वो एक आदमी जो एक्टिंग सिखाता है बट वो बहुत क्वालिफाइड नहीं है, और उसको वहाँ पर रहना खाना और सैलरी, बहुत सैलरी नहीं देते, दे गिव सम नॉमिनल सैलरी ओनली, बट ही वॉज वेरी हैप्पी। अगर आप अपने काम में गहरे जाएंगे और उस काम को आप पसंद करेंगे तो धीमे धीमे आपको ऐसी संस्था मिल जाएगी जहाँ पर आपकी वैल्यू होगी। तो ये जो जिस तरह की ये जो संस्थाएं हैं जो प्रेशर डालती हैं, वो भी नई नई संस्थाएं हैं असल में। वो खुद छोटी बच्ची हैं, उनको पता नहीं है। जो आईटी सेक्टर में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मुझे मिले हैं, वो लोग टीसीएस में काम करना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है। बट कहीं पर भी यू नीड नॉट प्रेशर बट यू नीड अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। रिम्पी मुझसे बोलती हैं कि बताओ खाना क्या बनेगा, शाम को क्या खाओगे, तो मैं बोलता हूँ रिम्पी आज नहीं खाऊंगा, तो बोलती तुम्हें प्रेशर नहीं खाने का ना, टेंशन नहीं है, मुझे सोचना पड़ता है। तो वो अपने आप ही दिमाग में उनके आता है कि क्या करना है। तो आप अपने आप से पूछिए कि मैं आज किस चीज़ को सीख रही हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, और फिर धीमे धीमे आपको ऐसी संस्थाएं मिल जाएंगी। मैं क्लास 9th 10th में 8th 9th 10th में एक फ्रेंच की टीचर थी, बॉबिन मेकर। वो पहले किसी स्कूल में पढ़ाती थी, और जब मैं उनसे ट्यूशन पढ़ रहा था उनकी उम्र थी 75, और उस सुबह 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 3 बैच चलाती थी, और शाम को ऐसे 3 बैच चलाती थी एक कमरे में। और उनके पास वेट लिस्ट में बच्चे इकट्ठे होते थे। 75 ईयर्स ओल्ड लेडी, एंड शी एंजॉयड दैट वर्क। बहुत डांटती थी वो, लेकिन जब वो बोलते हैं एग्जामिनर थी तो किसी को फेल नहीं करती थी। तो ऐसा आदमी फिर वो खुद ही अपना एक संस्था बनता है। आप इसको समझिए, जब तक आपको जाएंगे ठेले पे खाना खाने तो पेट खराब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज ठेले पे वो सफाई नहीं रख सकता। ऐसे ही जब आप बस बडिंग संस्था है, चाहे वो 20 साल पुरानी संस्था भी हो, पैसे भी कमा रही है, लेकिन फिर भी वो बहुत इंटेलिजेंट संस्था नहीं है जहाँ पर प्रेशर डाला जाता है, और बहुत जगहों पर प्रेशर डाला जाता है। अगर वो फाउंडर के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बार जैसे इलॉन मस्क के बारे में पढ़ता हूँ, वो बहुत प्रेशर डालता है अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर, इन्वेस्टर्स के ऊपर बहुत प्रेशर होता है उसके। अमेज़ॉन में बहुत प्रेशर होता है लोगों को। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द फाउंडर। इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन देम। ठीक है।